Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present in the meeting. Today we have, apart from all our aspirants, SSC aspirants, we also have three important people in the call with us. First of all, we have Raju sir with us, and he also has one of his friends in the call. He'll share his experience about his journey of clearing SSC CGL. And we also have Narendra in the call. He has cleared SSC CGL first level, and he is very happy to join all of you all and help you all with all your doubts in SSC classes. We'll be starting from this week onwards. So all the kinds of doubts you'll have in sir's assessment or the papers shared by sir, he'll be very happy to help you all with that. So, sir, you can take over. Thank you, Kirti. First of all, I congratulate all the students who have joined new. I want to share some of my experiences in the field of SSC and other competitive examinations. I think all are comfortable in English language or in Hindi language. I would prefer to take classes in Hindi language so that all the students can take benefit from our team. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की इस क्लास ये काफ़ी इंटरेक्टिव क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें दो नए लोग जुड़ने वाले हैं। एक तो स्टूडेंट है हमारे, जैसा कि कीर्ति ने बताया, राजस्थान से, जिन्होंने फर्स्ट स्टेज का SSC जो फर्स्ट स्टेज है उन्होंने क्रैक किया हुआ है। तो वो भी इंटरेस्टेड हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपना ज्ञान दान देना चाहते हैं और आपके साथ वो कुछ सीखेंगे भी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे बैचमेट मिस्टर निकुंज गोयल हैं, वो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में और वो भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी अपना ज्ञान दान देना चाहते हैं और स्पेशली GS के सेक्टर में वो चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड करें वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपको GS में चाहिए क्या, किस तरह की हेल्प चाहते हैं आप, क्योंकि GS कमोबेश सब लोग पढ़ते हैं अपने तरीके से, सबको पता होता है कि कौन से एरिया में कौन सी वीकनेस है इसके पास। तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी सब लोगों को बताया था GS के बारे में, क्योंकि GS पढ़ने के जो तरीके हैं थोड़े गलत होते हैं कि अगर हमारे पास गाइडेंस सही नहीं है तो, क्योंकि GS जो है एक सब्जेक्ट है, एक अथाह समंदर है, हमें चूज करना होता है कि हमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो क्या पढ़ें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, क्या चीज में हमें समय नहीं देना है ज्यादा, क्योंकि समय हमारा काफी कीमती है। विद इन काफी कम समय में हमें जो है तैयारियां करनी होती है, कॉम्पिटिशन्स भी काफी ज्यादा है। तो मिस्टर निकुंज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो डिपार्टमेंट में भी क्लासेस लेते हैं और काफी सीरियस है इस मामले में और काफी दिनों पहले बात हुई थी तो काफी व्यस्त रहते हैं। उन्होंने अपने व्यस्तम समय से भी समय निकाला है। आई थिंक वो कुछ देर में जुड़ जाएंगे अगर नहीं जुड़े हैं तो लेकिन क्या है ना कि पहले इंटरेक्टिव सेशन इसलिए हमने उनके साथ रखा, वो चाहते तो डायरेक्ट क्लासेस ले सकते थे, कि उनको पता होना चाहिए टीचर्स को कि आप में कमी क्या है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन ऑनलाइन सेशन है, फिजिकल कांटेक्ट तो हमारा है नहीं कि हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखें, पूछ के हम बताएं। इसलिए कलेक्टिवली जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे कि चीजों को, कि स्टूडेंट किस सेक्टर में, स्टूडेंट को किस GS के किस पेपर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चाहते क्या है हमसे, हमारी टीम से। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो जयपुर से है, मुझे नाम नहीं पता कीर्ति, उसका क्या नाम है? Sir, Narendra is here with us. Narendra, you are there in the meeting? Abhi he was there. Narendra, can you hear me? Sir, maybe there might be some network issue. Nikunj sir is also here. कोई बात नहीं, उसको थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट हम देंगे सो दैट कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके हमारे साथ। तो दूसरी बात है कि जो नए लोग आए हैं ना, तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ तो डिपार्टमेंट के जो जितने भी ऑफिसर्स उनके बच्चे भी हैं इसमें, जिनको शायद गाइडेंस चाहिए और उनको पता नहीं है कि कैसे तैयारी की जाए। और अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल लोग भी ज्यादा हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ,
हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं, भागलपुर से हैं, बहुत जगह से स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफी रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो ये धीरे धीरे लोग आएंगे और जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, वो जुड़े रहेंगे। बाकी लोग के बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन जिनको क्रैक करना है उनको समय देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा। हमने काफी चैप्टर्स जो है मैथ्स के जो बेसिक कवर कर लिए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जिनकी क्लासेस रह गई है, जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, उनको मैं अलग टाइम देके जो उसको कवर कर दूंगा। और बाकी कितनी ने मटेरियल शेयर कर दिया होगा, आप लोग स्टडी करें। और कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि मेरे से ये सवाल नहीं बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कमो बेस सबकी स्थिति ऐसी ही रहती है इनिशियल स्टेज पे। हमारे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि एकेडमिक की तैयारी और बाकी चीज की तैयारी में काफी फर्क होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम बिल्कुल अलग होता है। हम काफी चीजें भूल चुके होते हैं एकेडमिक पीरियड में, क्योंकि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं हम लोग जब ग्रेजुएशन में आते हैं, तो चीजें काफी मैट्रिक लेवल की, इंटर लेवल की वहीं रह जाती हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग मिल बैठ के जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो नए कमर्स जितने हैं उनका वेलकम है, और मैं ये चाहूंगा कि वो सीरियसली चीजों को देखें। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो, बेहिचक वो कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है हमें बता सकते हैं। अगर करियर वो भी हम करेंगे, तो बाकी चीजें भी है हम उनको समय के साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, नए कमर्स हैं, वो उनका वेलकम है, आप बता सकते हैं। एनीबडी? मिस्टर नरेंद्र शायद जुड़ चुके हैं हमारे बीच। नरेंद्र जी, आपका वेलकम है और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने फर्स्ट स्टेज सीजीएल का क्रैक किया है। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, आई थिंक मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो फर्स्ट स्टेज इन्होंने कर लिया, तो सेकेंड स्टेज और थर्ड, जो भी थर्ड स्टेज है, 3 टीयर में एग्जाम सब कंडक्ट होते हैं। पहले के पैटर्न्स अलग थे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जिन्होंने फर्स्ट स्टेज क्रैक किया है, सेकेंड स्टेज भी वो कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कितनी मेहनत की, किस दिशा में काम किया है। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी जानना चाहेंगे आपसे। और काफी स्टूडेंट हैं हमारे बीच में है जिनको हेल्प की जरूरत है, हमारे जैसे लोग हैं। तो उनको कहीं अगर डाउट है तो वो इजीली आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप खुद आगे आके आप शेयर करना चाहते हैं, ये हमारे लिए गर्व की भी बात है। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। सभी लोग आगे आए हमारे साथ साथ, ऐसा नहीं कि केवल हम आगे बढ़ जाएं, सबको लेके चलना है। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप जरा अपना शेयर करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कैसे तैयारी करी, आज के परिवेश में आप अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आपने मैनेज किया, प्लीज। तैयारी का तो सर ये सीन है कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं। तो मैंने पहले मैथ और इंग्लिश की कोचिंग की थी, दोनों अलग अलग जगह पे की थी, और उनका सिलेबस जल्दी ही कवर किया। मैंने सिलेबस जल्दी ही कवर कर लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बीटेक कर चुका हूँ, तो एनआईटी से बीटेक हूँ, तो बहुत जल्दी कवर कर लिया। 2-2 क्लास लेके मैंने कवर कर लिया था बस सिलेबस। और उसके बाद मैंने रीजनिंग के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। रीजनिंग के लिए एक बुक उठा ली थी मैंने, राकेश शर्मा के हमारे यहाँ एक फेमस टीचर है, उसकी बुक उठा ली थी और उसको पूरी को लगा दिया था। बस ऐसे ही मेरी तैयारी हो गई। और इंग्लिश एक तो बीटेक होने की वजह से थोड़ा सा पहले से ही पढ़ते थे हम, तो उसमें आसान हो गई। और अब रीड आउट करते रहे पेपरों को, जैसे न्यूज़पेपर रीड आउट करना, उससे काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है। मेनली जहाँ तक हम रूल रटने की बात करते हैं, तो रूल ज़्यादा समय तक हमें एग्जाम में ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में बहुत फास्ट करना पड़ता है। तो जितना अगर हम फ्लो में रखेंगे इन चीज़ों को, तो फ्लो में हमें अंदाज़ा लग जाता है कि टू कहाँ आएगा, फ्रॉम कहाँ आएगा, बिहाइंड कहाँ आएगा। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ की जगह रही नहीं बोलता कभी भी। इसी तरीके से ऐसी गलतियाँ एरर में आती है। तो उन चीज़ों को करने के लिए हमें ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश सीखने की आदत है। हम जनरली जितना स्पीड से पढ़ने की आदत डालेंगे, हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो छपती चली जाएंगी। और वोकेब का भी यही सीन है कि मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे वोकेब हम रीड आउट करते हैं, तो वहाँ से जितनी वोकेब आती जाती है,
तो पहले तो वो हमारे साथ शब्दों का पता चलता है कि ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, धीरे धीरे उनका अर्थ भी धीरे धीरे सर्च करते हैं तो उसी दफा में अर्थ याद रह जाता है। तो ऐसे ही होता है, एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं होती, मतलब एक बार में हम सोचे कि एक बार वोकेब पढ़ी और हमें याद हो गई। वोकेब को जितना ज्यादा रिपीट करोगे ना उतना ही ज्यादा वो होगा। तो वोकेब का ये सीन है। और व्याकरण को ज्यादा बस एक बार पढ़ लो और बस इतना ज्यादा नहीं करना कि हर रूट को रटने लगे रहो। बिल्कुल नरेंद्र से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमने भी तैयारियां जब करी थी तो बिल्कुल इसी रास्ते से तैयारियां करी थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है आपका ना, वो सबसे ज्यादा अहम मायने रखता है। क्योंकि आप कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीजें देखी जाती है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। जहां तक इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, जितना आप पढ़ते हैं, जितनी तेजी से आप पढ़ते हैं, उतना ही आपको फायदा होता है। तो ये तेजी से पढ़ना एक दिन में नहीं हो सकता है। ये आप जब तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका नहीं होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती है, ग्रामर आप याद कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं आता है जब तक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं है। कई बार कई चीजें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ काफी चीजें ऑटोमेटिक डेवलप होती है, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स आपकी कम हो जाएंगे जब आप पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक चीज और फोकस करना चाहूंगा, लिखना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको केवल एग्जाम पास नहीं करना है। एग्जाम पास करके आने के बाद आपको जो पोस्ट दिए जाएंगे वहां लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पहले होती थी एग्जाम में, अब हटा दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक पेपर होना चाहिए। और वो हमारे एग्जाम के बाद जब हम जॉब में जाते हैं ना, वो हमें काम करना पड़ता है। बिल्कुल जो चीज हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का काम है हमारे यहाँ। मैं इनकम टैक्स में, अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो मैं टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश की बात है, मैं पुटअप नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई असेसमेंट ऑर्डर फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। तो सारी चीजें जो कंपटीशन के दौरान आप पढ़ते हैं ना, वो एक एक चीजें काम आती है सिलेक्शन के बाद भी, आप जॉब में भी। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट होके आ गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। आपको डिपार्टमेंट, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विभाग में आप जाते हैं, वहां भी आपको सफलताएं चाहिए होती है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ऑफिसर्स जो होंगे आपके, तभी आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम काम अच्छे तरीके से करें। इसके लिए मेहनत इसलिए करा दी जाती है, पहले ही कंपटीशन एग्जाम में मेहनत इसलिए कराई जाती है क्योंकि वो मेहनत की आदत आपको बनी रहे और आप जॉब मिलने के बाद आप वो मेहनत कर सकते हैं। पर्पस ये बेसिकली ट्रेनिंग है जो हम तैयारी करते हैं ना, ये ट्रेनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसको ट्रेनिंग समझना है हमें, और समय तो हमें देना ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर फोकस होना चाहिए, जैसे आप सीजीएल कर रहे हैं तो सीजीएल फोकस होना चाहिए। बाकी एग्जाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक मेन फोकस आपका सीजीएल पे होना चाहिए। तो उसके लिए आपका टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर आदमी का, हर स्टूडेंट का आज की डेट में प्रोफाइल अलग है। पहले हमारे समय में 2 काम करते थे हम लोग, या तो पढ़ते थे या बच्चों को पढ़ाते थे। मैं टीचिंग करता था, बच्चों को भी पढ़ाता था, और मेरे बैच वगैरह भी चलते थे, 9वीं 10वीं के भी, और बाकी बैचेस भी चलते थे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का मैं पढ़ाता था। तो पहले ये 2 काम होते थे, लेकिन अब लोग प्रोफेशनल कोर्स भी करने लगे। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने बीटेक किया है, तो इनके लिए काफी टफ रहा होगा। बीटेक करना आसान नहीं होता है, काफी चीजें पढ़नी होती है। और बीटेक करके फिर सीजीएल करना, काफी लोग हमारे डिपार्टमेंट में हैं जो आईटी करके भी डायरेक्ट आईआरएस आए हैं, और बीटेक वगैरह के तो काफी मित्र भी हैं हमारे। तो बीटेक ने इनको सिखा दिया कि कैसे हमें तैयारी करनी है। इनको मेहनत की आदत पहले से थी, इनके लिए आसान हो गई, इन्होंने जल्दी टेकअप कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने स्टडी नहीं किया, ज्यादा डीप स्टडी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं की, तो वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपने जब शुरू किया तभी से आपकी तैयारी चालू हो जाएगी, लेकिन डेडिकेशन चाहिए और टाइम मैनेजमेंट तो है। और बाकी कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप लोग अगर टाइम देंगे, बैठ के अगर विश्वास रखेंगे, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजों से गुजरना होता है जब हम बेरोजगार होते हैं, हर लोग फेस करता है, हमने भी फेस किया है। तो उन चीजों से भटकाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हिम्मत हार गया हम, यार पहली बार में पीटी द्वारा नहीं हुआ, चले आए। तो वो तैयारी का, और मैं सबसे हमेशा ये कहता हूँ, आप एग्जामिनेशंस का फॉर्म तभी भरें जब आपने तैयारी करी हो। बहुत लोग ट्रायल बेस पे भरते हैं, वो कॉन्फिडेंस को लूज करता है। आपने तैयारी नहीं करी, बस ट्रायल क्या करना है, बिना तैयारी के अगर आप जंग में जाएंगे तो गोली लगनी है ना। तो ट्रेनिंग चाहिए होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को कि आप ट्रेनिंग करें पहले, ट्रेनिंग के बाद ही एग्जाम जो है आप फॉर्म भरें किसी भी एग्जाम का,
ताकि आपको सफलता मिले, क्योंकि जब आप असफल होते हैं बिना ट्रेनिंग के भी तकलीफ बराबर ही होती है। असफलता की जो तकलीफ होती है ना, वो ट्रेनिंग करके जाए ना करके जाए तो खराब तो लगता ही है। वो आपका इंटरनल जो है ना, चेतन मन में उसका प्रभाव पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ बैठना है आप लोगों को। और नरेंद्र जैसे लोग हैं जो आपको हेल्प भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, और हमारे साथ भी हमें हमें भी मदद करेंगे कि भाई चाहिए क्या, आज के स्टूडेंट की नीड क्या है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी काफी चेंज हुआ है इधर बीच में। यस सर। हमारे टाइम में कुछ अलग था, अभी भी कुछ अलग है। तो हम लोग इनका लाभ लेंगे, बाकी लोग भी आप नंबर शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे आपसे। किसी को कोई डाउट है और आप एक अगर सेशन ले लें बीच बीच में, डाउट क्लियरेंस सेशन, तो काफी अच्छा रहेगा। जैसा कि कीर्ति ने बताया, तो हम लोग मिलके फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान दान है। हमें भी किसी ने ज्ञान दिया है, गुरु ने ही ज्ञान दिया है हमें, तभी हम ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही परंपराएं हिंदुस्तान में चलती आ रही हैं, आगे भी चलाएंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी का कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि अभी ये तैयारी कर भी रहे हैं। और बीटेक करके तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात है। ये जॉब कर सकते थे, इस पे कितना प्रेशर होगा, आई कैन फील इट। सामाजिक जो प्रेशर होता है ये मैं समझ सकता हूँ, हम लोग गुजरे हैं इस रास्ते से। तो इनके जज्बे को भी सलाम है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लोगों को गाइड भी करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में, इंटरेक्शन में इतना काफी कुछ है। और नए जो लड़के हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है, या साथ ही साथ जो पुराने जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर कोई प्रश्न हो किसी के मन में, तो नरेंद्र जी हैं, मैं हूं, आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो? एनीबॉडी? निकुंज जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। मैं निकुंज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी चंद शब्द कहें। और स्टूडेंट को अगर कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक जीएस के मामले में, निकुंज भाई की मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं पहले भी। तो अगर निकुंज सुन पा रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चंद शब्द कहें छात्रों के लिए, अपना एक्सपीरियंस साझा करें। हेलो। थैंक यू निकुंज। थैंक यू राजू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। जो जीएस की तैयारी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जीएस जो सबसे बड़ी बात है वो हमें, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें जीएस को समझना है, हमें जीएस को रटना नहीं है। बेसिकली जो हम गलती करते हैं उसको रटने की गलती करते हैं अधिकतर, जितना मैंने देखा है। तो हमें उसको रटना नहीं है, हमें उसको समझना है और उसको थोड़ा स्प्रेड करके समझना है। चीजों को थोड़ा बड़ा करके समझेंगे, उसके बारे में अगर हम 4-5 बातें जानते हैं तो हम उसको समझ जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि सबके घर में जब मैरिज होती है, शादी ब्याह होता है, तो एक लड़के का या लड़की का बायोडेटा आता है, तो उसको घर के सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो जिसका बायोडेटा हम पढ़ रहे हैं उसके फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, उनके क्या नाम हैं, हमें 2 बार पढ़ लीजिए, आप 4 बार पढ़ लीजिए, किसी का नाम याद नहीं होता। लेकिन एट द मोमेंट जब रिश्ता हो जाता है और सब लोग आपस में मिलते हैं, आफ्टर दैट हम किसी का नाम याद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें उनके फैमिली के सारे मेंबर्स के और सारे रिलेशंस के नाम याद हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझना है, जो मैंने एग्जांपल दिया, कि माइंड हमारा कैसे वर्क करता है। माइंड वर्क करता है कनेक्शन से, कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं या जो चीज कर रहे हैं पर्टिकुलर जीके में, उससे हम कितना कनेक्ट हो गए। तो हमारा जो जीके पढ़ने का फोकस रहेगा या डिस्कशन का फोकस रहेगा, वो यही रहेगा कि हम आपस में उन चीजों के साथ कैसे कनेक्ट आपको करा पाते हैं और आप कैसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आप देंगे कि ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्रयास हम करेंगे कि ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमें कनेक्शन डेवलप करना है जो जीके हम पढ़ रहे हैं, ताकि वो जीके सिर्फ हमारी एग्जाम पास के लिए जीके ना हो, वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। ताकि जब एक बार कोई चीज हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बनती है तो उसके अंदर फिर हम और चीजें हमारी ऐड होती जाती हैं।
बाकी आप लोगों की क्या क्वारी है, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट अभी मुझे नहीं पता है, न्यू जैसे जैसे आप बताएंगे उसके हिसाब से फिर किसी की कोई क्वेरी है? जीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, लोग घबरा जाते हैं इतने बड़े सब्जेक्ट को, सिलेबस कोई को देख। कोई क्वेरी है या किसी की कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, या कोई चीज जहाँ पे उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे चीजें नहीं याद रह पाती, जैसे ये सपोज जो मुझे समझ में आता है कि हिस्ट्री में सबको डेट्स याद नहीं रह पाती कि कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था, एक चीजें होती है। बाकी आप लोग बताएं प्लीज, मुझे नहीं पता आपकी अभी बैकग्राउंड क्या है। राजू, हम किनको पढ़ा रहे हैं अभी? जो अभी सारे लोग जो अंडर ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, दे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेशर्स, अधिकांश लोग फ्रेशर्स हैं। जो फ्रेशर्स हैं ये सब प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, अभी जीएस सीजीएल के लिए। पीजीएल के लिए प्रिपेयर करेंगे स्टार्टिंग। हाँ जी, हाँ, ओके ओके, बिगनर। सीजीएल के लिए। ठीक है, तो आप बताइए प्लीज, कोई भी एक राजू पूछिए, है ना, मैं अभी लाइन पे ही हूँ, जो भी किसी की रिक्वायरमेंट, ताकि हम उससे प्रिपरेशन करने में हमें आसानी होगी, या इनसे हमें पढ़ाने के लिए आपसे भी कनेक्ट होना है। मैंने अभी बोला ना, कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो टीचर स्टूडेंट से जितना ज्यादा कनेक्ट होगा, वो हम कनेक्ट कैसे होंगे कि आप कितने अपने थॉट शेयर करते हैं, क्लास में कितना एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं, उसी से आपके हमारे बीच का कनेक्शन होगा, और उसी से हम सब चीजें निकालेंगे, आगे के कनेक्शंस डेवलप करेंगे। थैंक यू राजू। एनीबडी, कोई किसी के पास कोई क्वेरी है, आप पूछें जरूर, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। कोई भी पार्टिसिपेंट को कोई भी क्वेरी? मेरा क्वेश्चन है कि जीके के लिए वो न्यूज़पेपर में हमें कौन सा कंटेंट पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मुझे समझना है। ओके, देखो न्यूज़पेपर में जो भी हमारी करंट चीजें आती हैं, हमारा एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना होगा कि एग्जामिनेशन में एक तो क्या है कि जो जैसे हमारा कंट्री डेवलपमेंट कर रहा है, तो डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट रोज नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है, गवर्नमेंट नए नए प्लान्स बनाती है, तो वो सारे हमारे न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल आती है। हम देखते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उद्घाटन किया, आज हमारे किसी मिनिस्टर ने वहां पर उद्घाटन किया, या कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क की है, तो जो भी हमारे कंट्री के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, जो भी नई स्कीम चल रही है, तो वो जो भी हमारे एग्जाम में आती हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। साइमल्टेनियसली जो हमारे स्पोर्ट पर्सन्स हैं, तो जो भी हमारे स्पोर्ट पर्सन्स जहाँ पे भी खेल रहे हैं, तो कौन कौन से उनके बारे में आता रहता है, तो वो हमें फोकस करना है कि वो स्पोर्ट की कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे कंट्री में हो रही है और कौन कौन से लोग कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ पेपर्स में हमारी कुछ ट्रेवल्स गाइड टाइप आती हैं, उसमें वो बताते हैं कि आप अगर जोधपुर जाते हैं तो जोधपुर में ये चीज है, आप यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे, तो हिस्टोरिकल चीजों की वो तो अपने टूरिस्ट पर्पज के लिए बताते हैं, बट आपको वो इसलिए पढ़ना है ताकि आप उसके बारे में नॉलेज करें, पढ़ लें उसको अखबार में। उसका पर्पज क्या होता है कि जब वो ट्रेवलिंग के लिए लिखते हैं तो वो थोड़ा डिटेल में लिखते हैं उसके बारे में, कहाँ से आपको जाना है, कैसे जाना है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा उससे कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से जो भी न्यूज़पेपर में, इसके अलावा जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी आपके पेपर से कंसर्न है, जिस जैसे आपका पैटर्न पूछा जाता है, तो वो सब आपको पढ़नी होती है। अभी तो प्रीवियस में तो आपको इतने पे ही फोकस करना है, आई थिंक। ओके अलका, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। एनीबडी एल्स, और किसी की कोई क्वेरी है? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड सर। आफ्टरनून। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाए सर जीके में, क्योंकि जब जीके हम पढ़ते हैं तो बोर होने लगते हैं, फिर मन नहीं करता उसके बाद पढ़ने का। तो एक हमारे अंदर से भी इच्छा हो कि हम जीके ज्यादा से ज्यादा पढ़े, इंटरेस्टिंग बनाए। कैसे बना सकते हैं सर हम जीके को इंटरेस्टिंग? तो विनीत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब तक हमारा किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा, तो और उसमें हम पढ़ने में इंजॉय नहीं करेंगे। देखिए बेसिकली दुनिया में आदमी जो भी कुछ काम करता है वो दो ही चीजों के लिए करता है,
या तो उसमें उसको बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, या उसको उसमें इंजॉयमेंट है। सिर्फ इन दो पर्पज के लिए आदमी काम कर सकता है, या तो उसका प्रॉफिट हो या उसका इंजॉयमेंट हो। जी तो सर। जब तक आपका पढ़ने वाली सिस्टम में जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो बोरिंग रहेगी, आपको उसमें इंजॉय नहीं होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, तो एनीवन कैन नॉट गेन एनीथिंग। अब क्वेश्चन है कि जो हम जीके पढ़ रहे हैं उसमें इंजॉयमेंट कैसे करें और उसमें हम अपना इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। अब आप मुझे पर्टिकुलर बताओगे आपने क्या चीज पढ़ी और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आया, पर्टिकुलर कोई भी एक एग्जांपल लेके, लाइक अब हम जैसे हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं सर मोस्ट ऑफ टाइम, तो हिस्ट्री हमें सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है। ठीक है। देखिए अब आप जब देखो, सबसे पहले बात क्या होती है या सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारी कोई भी चीज के पढ़ने के दो पर्पज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ लूं और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे ये हिस्ट्री याद हो जाए। अभी मैं पढ़ूं और 2 घंटे बाद मुझसे कोई पूछे तो मैं इस हिस्ट्री के बारे में बता दूं। सारी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। तो जब आपका ध्यान, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फल की इच्छा करते हैं कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ और ये तुरंत की तुरंत मुझे इमीडिएट याद हो जाए। सारी प्रॉब्लम जो वो बोरिंग सेशन होना स्टार्ट होता है वो हमारे इस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होता है। जब आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जब आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको इसलिए पढ़ना है, सपोज के तौर पे हम अकबर को लेते हैं या अशोक को लेते हैं। हिस्ट्री वाले दो ही लोगों को महान बताते हैं ना, अकबर महान या अशोक महान। ठीक? तो जब हम अकबर को पढ़ रहे हैं या अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, 7th 8th 9th जो भी बुक में दे रखा हो, तो हमें पर्टिकुलरली ये सोचना, पढ़ने का ये समझना है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हम अकबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। अकबर ने क्या पॉलिसीज चलाई थी, वो पॉलिसीज क्या थी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसकी सोशल पॉलिसी क्या थी, रिलीजन्स के बीच में जो कंट्राडिक्शन था उसको उसने बनाने के लिए क्या किया, कैसे काम किया, कितने में उसका इंडिया में आज जैसा हमारा जो इंडिया है उसके कितने पार्ट में वो था। तो उसके लिए अगर आप एक अपने पास मैप रखेंगे, अकबर का जहां जहां साम्राज्य था वो अपने मैप में साथ में आप बनाएंगे, तो आपकी साइमल्टेनियसली वो ज्योग्राफी भी इंप्रूव होगी और आपको उसमें क्रिएटिविटी भी होगी साथ साथ, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी होगा। साइमल्टेनियसली जब आप उसे पढ़ रहे हैं आपको ये समझना है कि जो अकबर ने पॉलिसी करी थी और आज का जो हमारा इंडिया है उसमें जो पॉलिसी चल रही है उसमें कहाँ डिफरेंस है, कौन सी उसकी पॉलिसी अच्छी थी जो हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सी उसकी पॉलिसी खराब थी जो हम आज अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कौन सी उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि जिसकी पॉलिसी को अच्छी थी लेकिन हम आज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो हम आज उसे क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये 3-4 पॉइंट जब हमारे बैक ऑफ माइंड में रहेंगे, हमारे पढ़ने का पर्पज ये सब होगा, समझना होगा। तो इससे क्या होगा, हम प्रेजेंट टाइम को उस पास्ट से कनेक्ट करेंगे। तो हमें दोनों को कनेक्ट करना है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होंगे, मैंने भी बायोडाटा वाला एग्जांपल दिया था अभी आपको, तो जैसे ही कनेक्ट होंगे यू विल गेन मोर एंड मोर इंटरेस्ट। तो आज की पॉलिटिक्स भी समझोगे, आज का डेवलपमेंट भी समझोगे, तो प्रेजेंट जीके भी आपकी इंप्रूव होगी, पास्ट जीके भी इंप्रूव होगी, ज्योग्राफी भी इंप्रूव होगी। तो एक चीज में वाइडली आपको कई सारी चीजें मिलेगी। एनी क्वेरी? थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी है अगर तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? देखिए जितना जितना आप इंटरेक्ट करेंगे ना, जैसे दो लोगों ने अभी, अलका ने और विनीत ने बोला है, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि जितना भी आप कनेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसी से सबके बीच में कनेक्शन होगा और आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसी से हमें पता चलेगा, तभी कोई भी टीचर फोकस कर सकता है। अगर आप इसको सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते रहेंगे बैठ के, तो आप खुद भी बोर होंगे जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी लोग हैं जिसकी, दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है क्लास में पढ़ने के लिए, आप सबको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज से शर्माना नहीं है। अगर आप किसी भी पॉइंट को आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, उसे शर्माना नहीं है, आपको वो बताना है। कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मैं जहां से हूँ
हो सकता है मेरा बोलने का तरीका दूसरा हो सकता है आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो वर्ड, तो आपको कोई बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी है, बता देना है। कोई वर्ड में हिंदी में बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, आपको इंग्लिश चाहिए तो मैं उसे इंग्लिश में बता सकता हूँ, आपको इंग्लिश में चाहिए मैं हिंदी में बता सकता हूँ, जैसे भी चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये नहीं सोचना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता, सोचने दो, सोचें, बट आपको बताना है, आपको अपने आप को कनेक्ट कराना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट कराना है, आपको इंटरेक्शन क्रिएट करना है। जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही सब लोग ग्रो करेंगे, आई थिंक। राजू। राजू हाँ जी, और कोई क्वेरी हो तो बताएं। और किसी की कोई क्वेरी आई थिंक अभी नहीं है। काफी स्टूडेंट शायद इस बार अभी इस सेशन में जुड़े नहीं आए, 5-6 लोग ही हैं। तो जो क्वेरी होगी मैं फीडबैक ले लूंगा, जो ट्रबलसम एरियाज हैं स्टूडेंट के, उसके हिसाब से हम लोग फिर उसको प्लान करके हेल्प करेंगे स्टूडेंट की। और जैसा कि निकुंज ने बहुत अच्छे तरीके, बहुत शानदार तरीके से समझाया है कि कैसे हम जीके में, जीएस में इंटरेस्ट डेवलप करें अपना, तो जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे प्रेजेंट से तब तक हम लोग पास की चीजों में इंटरेस्ट हमारा होगा ही नहीं। तो प्रेजेंट से कनेक्शन बहुत जरूरी है। और प्रेजेंट से कनेक्शन के साथ साथ जो हम क्लासेस करते हैं इंटरेक्टिव, खासकर जब हम लोग ऑनलाइन सेशन लेते हैं, तो वहां कनेक्शन की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम काफी रिमोटली बैठे होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हमारी होती नहीं है, इसलिए कनेक्शन जरूरी है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हिचक है, काफी लोग हिचकते भी हैं, काफी लोगों का तरीका अलग होता है, वो मन में सोचते हैं कि या बोल नहीं पाते हैं, या फिर कुछ क्वेरीज है जो उनको बाद में समझ में आती है कि ये पूछना भूल गए। तो उन सबको आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन था सर का, तो लोग आप सब लोग नोट डाउन करेंगे और हमें व्हाट्सएप कर दें या किसी भी तरीके से। हमें पता चलना चाहिए कि आपको, आप में कमी क्या है, आपको चाहिए क्या। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम अच्छे तरीके से आपको चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग शर्माए नहीं, कम से कम पूरा फ्रेंड, चाहे 4 ही लोग हो बैच में। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी बच्चे हैं, 4 हो या 10 हो, वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो हमसे। और हम लोग काफी, हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हमसे भी बिजी निकुंज जी है, काफी बिजी शेड्यूल को उन्होंने से निकाल कर, काफी पहले भी इन्होंने कहा था कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं। तो आज सौभाग्य मिला है हम सबको कि निकुंज जैसे लोग हमसे जुड़े हैं, और काफी इनका काफी वास्ट एक्सपीरियंस भी है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। ये करियर काउंसलिंग भी करते हैं, और जिस भी क्षेत्र में आपको समस्या है वो सुलझा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इनमें। तो हमारा सौभाग्य है ये, और ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है कि हम एक मजबूत दिशा में जा रहे हैं और सबको लेके चलेंगे। इसलिए आप लोगों को लाभ लेना है। अगर आप लाभ नहीं लेते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर हमारा एफर्ट भी बेकार जाएगा, और प्लस समथिंग कुछ मिस रहेगा आपके साथ भी, क्योंकि काफी अनुभवी लोग हैं हम लोगों ने काफी जिंदगी में स्ट्रगल किया और अभी भी करते आ रहे हैं। अभी काफी ट्रांजिशनल फेज में हम लोगों ने जन्म लिया था, ट्रांजिशनल फेज में काफी चेंजेस आए, सिलेबस में चेंज आया, डिपार्टमेंट में चेंज आया, अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारे अनुभव का लाभ आप लोग जरूर लें, चाहे विभागीय क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, क्योंकि हमारा विभाग ऐसा है कि जो हमें हमेशा पढ़ाई रखता है, कनेक्ट रखता है। जैसे कि निकुंज ने कहा कि हम कनेक्ट रहते हैं हमेशा, हमारी मजबूरी है कनेक्ट रहना, बिना कनेक्शन के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कनेक्शन होता है तभी हमारा इंटरेस्ट भी होता है, तभी हम लोग फ्रूटफुली काम करते हैं। हमारा विभाग भी ऐसा है, निकुंज जी जिस विभाग में है बहुत हैप्टिक शेड्यूल होता है, वहां समय नहीं होता है। अभी हो सकता है अभी तुरंत कॉल आ जाए, इनको जाना पड़े, तो ये सारी चीजों का लाभ आपको मिलेगा अगर हमसे जुड़ के आप लोग अगर फ्रैंक रहे, एकदम बड़े भाई की तरह हैं। आप लोग कोई भी पूछ सकता है कुछ भी किसी भी समय। इसलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं इंटरेक्टिव, निकुंज भी व्यस्त रहते हैं। मैं आज का फिर सेशन शुरू करने वाला हूँ थोड़ी देर में, रेशियो प्रोपोर्शन का। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन किसी और चीज से नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं शुरू करूंगा। साथ ही साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हमारी क्लासेस अटेंड करी है, तो आई थिंक बहुत लोगों की क्वेरीज बीच बीच में आती है, लेकिन मैं ये दोबारा पूछना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, सारी चीजें हैं, आपकी चीजें बातें मन में रह जाती है कि नहीं ये वाला नहीं समझ में आया, कैसे पूछे, तो वो नहीं करना है। वो आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि
वो समस्या ना आए, क्योंकि मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ जिसमें सॉल्यूशन दिए रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इन जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, वो फिर फ्रूटफुल नहीं होता चीजें। थैंक यू निकुंज फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, एंड आगे हम लोग मिलते रहेंगे इस तरह से, ठीक है, और एक फ्रेमवर्क करके लोगों को हम लोग मदद करेंगे, छात्रों को। थैंक यू राजू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Nikunj sir, even I would like to thank you on behalf of EdJustice and all the students present here. And surely we would like to have a more lively session with you in the coming days when all the students are present. I think today only 5 of them joined. I don't know why, but we can have a more interactive session planned in future as well. Thank you so much. तो मैं आज का नया सब्जेक्ट शुरू करता हूं, नए लोगों के साथ भी और पुराने लोगों के साथ भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपना भी, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं वो भी जान जाए। शॉर्ट में देता हूं, मैं बिहार के कटिहार शहर से हूं, छोटा सा शहर है, और खुद से तैयारी करी हुई है सीजीएल की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। काफी वेरियस एग्जाम्स को हमने क्रैक किया है एक सीमित निश्चित गाइडलाइन में तैयारी करके। कोई गाइड करने वाला नहीं था उन दिनों, हमें खुद ही पता करना होता था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें हैं, एसएससी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, कोई नहीं जानता था। तो हमने तैयारियां करी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सुना मैगजीन के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होते थे। अभी लोगों के पास काफी ऑप्शन है, तो उनको चूकना नहीं है। कंपटीशन कितना भी टफ हो, ये उनके लिए टफ होता है जो तैयारी नहीं करते हैं। जो तैयारी निश्चित दिशा में करते हैं, सही मार्गदर्शन में करते हैं, उनके लिए कोई टफ नहीं होता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इसी के साथ। और मैं वर्तमान में ये भी बता देता हूँ, मैं वर्तमान में इनकम टैक्स विभाग में हूँ, कार्यरत हूँ। और आप लोग भी, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनको मैंने पढ़ाया, वो हमारे विभाग में भी, एक्साइज में है, बहुत सारी जगह में है। आप लोग भी पार्ट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आप लोगों को मोटिवेशन लेवल बनाए रखना है। काफी कम लोग हैं जो जिनको ये लाभ मिल पाता है, तो आप लोग लाभ जरूर लें। तो मैंने एक शेयर किया था लास्ट सेशन में ही रेशियो प्रोपोर्शंस के बारे में, अपना एक स्टडी मटेरियल है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, नए लोगों को शेयर भी हो गया है, वो लोग पढ़ लें। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। एक चीज याद रखना है, मैथमेटिक्स ही आपको रैंक दिलवा सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप 100 में 100 बना सकते हैं। मैथमेटिक्स पे ज्यादा जोर होना चाहिए। इंग्लिश है, फिर जीएस है। जीएस के लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके। उसके लिए हम लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और भी लोगों को, आपका सहयोग जरूरी है। तो हम लोग रेशियो के बारे में सबसे पहले जानते हैं, रेशियो है क्या चीज आखिर। रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ते क्यों है? जैसा कि हमने परसेंटेज में भी बताया था कि परसेंटेज जो हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का, तो वो क्या है, बेसिकली कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक अध्ययन। किसी दो राशियों के बीच या दो चीजों के बीच जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो परसेंटेज की बात करते हैं। पिछले साल इतनी जनसंख्या थी, इस साल जनसंख्या इतनी हो गई, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, ये सारी चीजें परसेंटेज में आती हैं। जब हम गुना की बात करते हैं तो ये रेशियो में आ जाती है चीजें। तो हम लोग परसेंटेज का सवाल हो या रेशियो का सवाल हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम लोग उसको फिर इसी एंगल से देखते हैं कि कितने कम समय में हम लोग रेशियो हो या परसेंटेज हो या मैथमेटिक्स का कोई भी पेपर हो सॉल्व कर सके। ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैंने पहले भी कहा था, ट्रिक आपका कभी नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। चाहे जैसा निकुंज ने भी बताया कि चाहे जीएस हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो रट के आप नहीं कर सकते हैं। रटी रटाई चीजें कभी साथ नहीं देती है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो रेशियो में मैंने, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा पहले रेशियो, 9वीं 10वीं क्लास में भी नहीं रेशियो के चैप्टर्स होते हैं। तो मैं बिल्कुल इसका बेसिक से शुरू करने वाला हूं। तो 2-4 क्वेश्चंस पहले मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा आज, मैं बेसिक बताऊंगा केवल। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आपने रेशियो समझ लिया तो मिश्रण जिसको कहते हैं, मिश्रण का भी एक चैप्टर है, बिल्कुल अलग नहीं है, नाम कर दिया गया है मिक्सचर, क्योंकि मिलावट वाली सवाल उसमें काफी आते हैं। तो वो भी बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से ही बनाया जाता है। आप पाइप एंड सिस्टर्न में जाएंगे, टाइम एंड वर्क में जाएंगे, सारी जगह रेशियो का काम है।
इवन परसेंटेज भी जब हम बनाते हैं तो वहां भी रेशियो के मेथड से हम परसेंटेज बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दो समान राशियों के बीच जो रिलेशनशिप होता है, अगर उसको डिफाइन करना हो तो वो रेशियो के माध्यम से ही करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, समान राशि होना चाहिए। राशि का मतलब हो गया यूनिट। केजी है तो केजी की तुलना केजी से होगी, नहीं कि ग्राम से हो जाएगी। मीटर है तो उसकी तुलना मीटर से होगी, न कि किलोमीटर से होगी। अब केजी और किलोमीटर की का कंपैरिजन नहीं हो सकता, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो दो राशियों का समान होना जरूरी है। अगर एक केजी है एक ग्राम है तो दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी राशि यूनिट समान होना चाहिए। यूनिट अगर समान होगा तभी कंपैरिजन होगा। पहला ये। दूसरा कि हम रेशियो निकालते किस लिए। मान लेते हैं मेरी इनकम जो है 5,000 रुपये पर मंथ है, मेरे दोस्त की इनकम जो है 10,000 रुपये पर मंथ है। तो हर जगह हम क्या होता है, फिर ये चूंकि दो लोगों के बीच का कंपैरिजन है, हम पूछते हैं कि किसकी इनकम कितनी है, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं बताने के। मेरी 5,000 है उसकी 10,000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपये वो ज्यादा अर्न कर रहा है। एक तो ये तरीका हुआ अंतर निकाल के, दोनों में कितने का अंतर है। दूसरा तरीका है कि उसकी इनकम जो है, चूंकि मेरी 5,000 है उसकी 10,000, तो उसकी इनकम दोगुनी है। तो हम इससे क्या है, वो कितनी गुनी है, दोगुनी हो गई। अगर वो दोगुनी है तो उससे हम अगर उल्टा अगर उधर से रिलेशन निकालें तो मेरी आधी है। तो जब इस तरह की तुलना करते हैं हम कि दोगुनी है या आधी है, कितना गुना है, तो हम बेसिकली रेशियो की बात करते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करते हैं हम कि किस तुलना में कितना कम या कितना अधिक है। तो बेसिकली यही है रेशियो हमारा। रेशियो से यह पता चलता है कोई राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी अधिक या कितनी गुनी कम है, कितना भाग कम है। गुना की जगह भाग का इस्तेमाल। गुना और भाग एक ही चीज है मैथमेटिक्स में, जोड़ और घटाव भी एक ही चीज है। ये आगे जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बेसिकली दो ही चीज होता है। अगर हम कायदे से देखें तो बेसिकली जोड़ ही होता है। पूरी दुनिया में जोड़ ही करते हैं हम लोग। गुना भी क्या है, रिपीटेटिव एडिशन की गुना है ना। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 गुना 3 6 होता है, तो हम याद कर लेते हैं 2 गुना 3 6। बेसिकली 2 को 3 बार हम जोड़ते ही हैं। तो मैथमेटिक्स में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, जोड़ का। बाकी चीजें हमने अपने हिसाब से ढाल ली है, अपनी सुविधा अनुसार डाल ली कि बार बार जोड़ना ना पड़े तो याद ही कर लो। इसलिए हम लोग टेबल याद करते हैं। टेबल याद इसलिए किया जाता है कि बार बार ना जोड़ना पड़े। 2 गुना 10, इसका मतलब 2 को 10 बार जोड़ो, तो 2 गुना 10 20 हम याद कर लेते हैं। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट ये है कि हमें समय बचाना है। 2 को 10 बार जोड़ने में जितना टाइम लगेगा उससे बेहतर है याद कर लो, एक बार बच्चों को याद करवा दो। तो सब चीज के पीछे क्या है, समय बचाने की भूमिका है। इसलिए हम लोग जो सवाल सॉल्व करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसमें भी हमारा पर्पस होता है कि समय हम बचाएं। समय कैसे बचाएं, तो कुछ चीजें याद करनी होती है, कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, याद करना बाद में आएगा, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। तो रेशियो में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। सिंबल आपको पता होगा, रेशियो का बेसिक चीज है। तो मैं टाइप 1 से शुरू करता हूं, इसको समझना जरूरी है। आप लोग घर पे भी इसको पढ़ेंगे, जो शेयर किए हैं हम, उसमें सारा चीज हमने डिफाइन किया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिक है काफी, लेकिन एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। यदि A अनुपात B, A:B इक्वल टू X इक्वल टू Y, यानी A और B का अनुपातिक मान जो रेशियो वैल्यू है वह, और X और Y का जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, उन दोनों का वैल्यू बराबर है। ये कह रहा है A इक्वल टू B, A इज टू B इक्वल टू X इज टू Y,
तथा B/C इक्वल टू P/Q, यानी A और B का अनुपात कितना है, तो तीनों में देखिए यहाँ दो चीजों में रिलेशन दिया है, A और B, A B से कितना गुना या कम है ये दिया हुआ है, B और C कितना है ये दिया हुआ है। तो आप तीनों में संबंध निकालें। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, राम और श्याम श्याम के अनुपात में 2:3 का अनुपात है, और श्याम और मोहन के 3:4 का अनुपात है। तो राम, मोहन और श्याम के अनुपात में आय में क्या अनुपात होगा, तीनों को मिला के कैसे होगा। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिकली। एक तो तरीका है कॉन्सेप्ट, दूसरा है टेक्निक। पहले लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसको पहले समझना है क्या है ये। जैसे हम लोग देते हैं 4:6 का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझें। तो 4/6 यानी 4:6 बराबर 2:3। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो अनुपात का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है अगर कोई किसी से यह डिवाइड होता है, किसी समान संख्या से कटता है ऊपर नीचे, तो उसको काट देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3। तो ये 4 2 के बराबर नहीं है, ना ही 6 3 के बराबर है। यह संबंध केवल यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना कम या अधिक है। ये दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर इज 4 और 6। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था, हमने किससे काटा था, 2 से, इसका मतलब 2 गुना था। तो हम लोग करते क्या है, वही है, x a और b का जो मान है, वैल्यू है, वो x और y आया है। इसका मतलब a और b नहीं है ये जब सिंपलेस्ट फॉर्म में x एंड y है। इसका मतलब किसी न किसी संख्या से ये कट के तब ये आया है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, a/b का मतलब होता है x और y दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ इसका मतलब कोई ना कोई, जैसे यहाँ 2 गुना था, ये 2 गुना करने पे ये आ रहा था, ये k गुना कर देते हैं, k या y, जो भी आप कांस्टेंट रखना चाहें, कोई भी नंबर अगर आप चाहें रखना तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन दोनों समान होगा। अगर ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो हम लोग मान लेंगे कि a/b बराबर x है, तो kx/ky। ये k क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी संख्या हो सकती है। 2 तरह के संख्या होते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x y z वगैरह जो मान के चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। एक होता है कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसको हिंदी में चर कहते हैं, चर और अचर। चर होता है जिसका मान बदलता है, वेरिएबल। अचर है जिसका मान नहीं, ये अचर हो गया। तो हमने इसको मान लिया कि ये है, एक a जो है kx है और b जो है ky। जितने भी रेशियो वाले सवाल है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ये तो प्रोसेस है। उसी तरह से b/c p/q है। चूंकि यहां हम k मान चुके हैं तो यहां कोई और दूसरी संख्या मान लेंगे। x या y मान लेते हैं। तो y तो यहां दिया हुआ है x y, इसको मान लेते हैं n। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये b है, ये भी b है, दोनों क्या है, समान है। यानी b का वैल्यू यहाँ क्या है, ky, यहाँ b का वैल्यू lp। तो ky बराबर lp। इस तरह से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a के बाद b और c हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि b जो है, जो b यहाँ है वही b यहाँ भी है।
थोड़ा लंबा लग रहा होगा ये प्रोसेस, लेकिन लंबा प्रोसेस जानना भी जरूरी है। तो A/B/C कैसे निकालेंगे हम लोग? तो B का वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब है KY इक्वल टू LP। इससे हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं या Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका K का वैल्यू निकालेंगे LP बटा Y, वो वैल्यू हम यहां रख देंगे तो A/B का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू निकलेगा हम लोग उसको फिर आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जगह नहीं है। ठीक है, A/B/C ये तीन वैल्यू है, A/B/C तीनों में रिलेशन निकालना हमें। ये X और Y है और B और C P एंड Q है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, इसको हम लोग ये तरीका जो है ये टेक्निक नहीं है, इसको हम लोग प्रोसेस के थ्रू भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव तरीका ही है ये। हम लोग मेंस में डिस्क्रिप्टिव तरीका ऐसे बनाते थे हम लोग, क्योंकि ये ऑथेंटिक तरीका है रेशियो का। तो ये हम लोग गुना करते हैं हमेशा, XP YP और YQ। तो वैल्यू ABC का ये हो जाएगा। सिंपल है ये। हम लोग देखते हैं अगर A B का वैल्यू दिया रहे B और C का, तो हम लोग कनेक्शन कैसे निकालते हैं। A के सामने A का वैल्यू रख दिया, B के सामने B का, फिर B के सामने B का और C के सामने C का, और इस तरह से हम लोग कनेक्शन इसमें स्टैब्लिश करते हैं एरो वाइज। पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें तीनों में रिलेशनशिप निकल जाएगा। ये चूंकि X Y Z ABCD है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। उसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो ज्यादा समझ में आएगा। इससे ज्यादा इजीली समझ में आएगा, आसान है क्योंकि नंबर्स दिए हुए हैं। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, A/B का, B/C का, आपको तीनों में रिलेशन निकालना है, A B और C। A है 1, B है 2, फिर B और C है 4 और 5। ये मल्टीप्लाई करना हमेशा, 4 को 1 से करेंगे 4, ये जो वैल्यू आया 4, 8 और 10, इसमें कॉमन फैक्टर पता करना है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है किसी संख्या से अगर डिवाइड हो रहा है, अगर समान संख्या से डिवाइड अगर हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है,
तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2:4:5। ये आंसर हो जाएगा 2:4:5। तीनों में रिलेशन अगर को निकालना है तो ऐसे निकलेगा ये एरो का। एक तरीका और है जो सबसे शॉर्ट तरीका है, हम लोग के पास दिया हुआ वैल्यू है A:B, 1:2 है, अब B:C 4:5। AB BC में कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा अल्फाबेट है, B है। यहां B का प्लेस क्या है, 2, यहां B का प्लेस क्या है, 4। एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई अगर फ्रैक्शन हो या जिसको भिन्न कहते हैं उसको समान संख्या से ऊपर या नीचे गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह रेशियो भी एक प्रकार का भिन्न है, उसको समान संख्या से अगर गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वैल्यू में। जैसे 1:2 है, इसको अगर समान संख्या से दोनों को गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 और 5 है, इनको समान संख्या से गुना कर दे तो इसके रेशियो में के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा B यहाँ क्या है, B यहाँ 2 है, B यहाँ 4 है। 2 और 4 को हम लोग कॉमन एक नंबर का बनाएंगे, एक ही नंबर जैसा बनाएंगे। जैसे 2 को 4 बना सकते हैं हम लोग, 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो रेशियो या भिन्न में किसी भी एक संख्या को हम गुना नहीं करेंगे। जब यहां करेंगे गुना तो यहां भी गुना करेंगे। क्यों? ताकि समान संख्या से जब गुना की जाती है तो दोनों जगह की जाती है ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो 4 बनाना आसान है, 2 को, ये 2 है, ये 4 है। इसके लिए एक तरीका है, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जो आता है उसी से गुना करते हैं। या उससे आसान तरीका है कि इसको 2 से गुना कर दें और इसको 4 से गुना कर दें तो 8 हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, चूंकि B का वैल्यू हर हाल में समान होगा दोनों में, तो ये 4 है, ये 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं। यहां 2 से गुना करेंगे तो यहां भी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:4। अब हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया, 2 से गुना करने के बाद 2:4 और यहाँ 4:5। तो सीधा लिख सकते हैं A:B:C। अब A हो गया 2, B यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इसका मतलब B 4 है, 5। ये कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में काम देगा। यहां वाले में अगर दिक्कत है, ये तो सिंपल है, एक डायग्राम बनाया, लेकिन उस वाले में, इस वाले में आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी को डाउट हो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आई थिंक डाउट नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं केवल A-B-C का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी बाद में सारे प्रश्न आएंगे, किसी का नाम होगा, राम, मोहन, श्याम होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। मैंने नोट शेयर किया है, उसमें सारी चीजें क्लियर करके दी गई है, आप लोग उसको स्टडी करेंगे। A:B 3:4, B:C इसमें देखते हैं A और B का रेशियो 3 और 4 है, B और C का। इसमें कॉमन क्या है, B, और B के जगह में क्या है, 4 और 8। 4 और 8 को देखते हैं, दिमाग में एक सेट हो जाता है कि 4 को 8 बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, 2 से गुना करके, 2 से गुना करेंगे 6 8, यानी A और B को 3 और 4 अनुपात के जगह में 6 8 भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काटेंगे फिर ये हो जाएगा। अब क्या हुआ,
ए बी सी कैसे निकालेंगे, ए तो हो गया 6। अब चूंकि जब ये दोनों बराबर हो जाए, इन दोनों को बराबर करते क्यों है, आखिर क्यों किया जाता है, क्योंकि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, एक ही बी का वैल्यू सेम ही होगा ना। बी का अगर हम वैल्यू निकालें, एक्चुअल वैल्यू, तो दोनों जगह बी है तो बी का वैल्यू सेम आएगा। तो हमारा पर्पस ये है, हमारा काम यही है कि इसको हमें बराबर कर देना है किसी तरह से। जिस समय बराबर हो गया हमारा सॉल्यूशन होगा। ये जैसे 8 यहाँ भी बन गया, 8 यहाँ भी, तो A:B:C। तो A की जगह जब हमने इसको 8 बना लिया तो A क्या बन गया, 6:8:9। काफी सिंपल है, ये देखने में सिंपल लग रहा है। आपके सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे आगे बनने वाले हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। यदि b का मान बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अगर a का मान b के 1/3 हो, यानी b का 1/3 भाग के बराबर हो, और b का मान c का 1/2 के बराबर हो, तो A:B:C क्या होगा। a, b और c के बारे में मांगा जा रहा है, तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ कह रहा है a का वैल्यू जो है b का मतलब गुना होता है 1/3 भाग के बराबर। इसका मतलब है ये गुना इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, A/B बराबर 1/3। इसका मतलब 1:3, यानी A और B के बीच का अनुपात 1:3 हो गया। एक चीज देखेंगे, ये करने की हमें जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, यही से पता चल जाएगा। A का जो वैल्यू है वो B का 1/3 है, कौन बड़ा होगा। A का वैल्यू B का 1/3 है,